हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री अध्याय 2 का चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित सारे प्रश्न स्टेप बाय स्टेप चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु होता है और यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। साथ साथ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसको हम बोलेंगे ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है तथा इसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अम्ल के क्या गुण हैं? तो अम्ल के गुण, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और साथ साथ सभी अम्ल जल में उपस्थित अर्थात सभी अम्ल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीले लिटमस पत्र, दूसरा लाल लिटमस पत्र। नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र को अगर हम क्षार में डालते हैं, क्षार के विलयन में, तो यह लिटमस पत्र को नीले कर देता है। इतना समझना है कि नीले लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो विलयन अम्ल होगा और लाल लिटमस पत्र अगर नीले हो जाए तो वह विलयन क्षार होगा। अब आगे देखते हैं अम्ल का क्या उपयोग है, उनके बारे में जानते हैं। अम्ल के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, खाना के काम में अर्थात खाने के काम में। तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिनका उपयोग हम खाने में करते हैं। दूसरा अम्ल का उपयोग है खाना पचाने में। तो खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है जो अमाशय से स्रावित होता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। और तीसरा उपयोग है सोना चांदी के शुद्धिकरण में। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। अब हमने पढ़ा था लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, नीले लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। तो लिटमस पेपर क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जान लेते हैं। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। तो लिटमस जल में घुलनशील व्यंजकों का एक मिश्रण है जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है और लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। सिर्फ इनका प्राकृतिक रंग कैसा होता है तो बैंगनी रंग का होता है। और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लिटमस पेपर के बारे में इतना जानना है, यह दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। और यह
थैलेफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है और इनका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं और ये बिहार बोर्ड के बीटीसी का भी क्वेश्चन है। हमारे पास 3 प्रखनली दी हुई है, इनमें से एक में है आश्वित जल, शेष 2 में से एक में है अम्लीय विलयन तथा दूसरे में है क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो प्रत्येक प्रखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? मान के चलिए हमारे पास 3 विलयन है और तीनों विलयन में एक में आश्वित जल है और एक में अम्ल है और एक में क्षार है। अब तीनों विलयन में हमें पता करना है इनके द्वारा, तो लाल लिटमस पत्र के द्वारा हमें पता करना है कि किस विलयन में अम्ल है और किस विलयन में क्षार है और किस विलयन में आश्वित जल है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तीनों विलयन से कुछ बूंदें निकालकर लाल लिटमस पत्र पर रखते हैं। तो जैसे ही लाल लिटमस पत्र पर रखते हैं तो किसी एक विलयन की बूंद गिरने से वह लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाएगा, नीला। जब विलयन का रंग तो जैसे ही लिटमस पत्र का रंग नीला होगा तो समझेंगे कि वह विलयन क्षार है। अब हमारे पास बचा 2 विलयन। अब 2 विलयन में पता करना है कि कौन सा अम्ल है और किसमें आश्वित जल है। पुनः इन विलयनों को लिटमस पत्र पर डालने के बाद नीला से पुनः लाल हो जाए लिटमस पत्र तो समझेंगे कि वह अम्ल है अर्थात एसिड है। और तीसरा में आश्वित जल रहने के कारण लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन में अम्ल है, कौन सा विलयन में क्षार है और कौन सा विलयन में आश्वित जल है। तो चलिए एग्जाम में हम किस प्रकार लिखेंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले सटीक भाषा में। तो चलिए कैसे लिखना है, तीनों परख नलियों से विलयन की एक एक बूंद लेकर लाल लिटमस पत्र पर रखते हैं। यदि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह विलयन क्षारीय होगा। अब 2 विलयन बचा, 2 परखनलियों का विलयन। तो अन्य 2 परखनलियों की विलयन का रंग परिवर्तन नहीं होता है, अतः शेष 2 विलयन अम्लीय और आश्वित जल है। तो जिस परखनली के विलयन का रंग परिवर्तन नहीं होगा उसमें जल होगा, लेकिन जिस परखनली के विलयन अम्लीय होगा वह क्या करेगा, पुनः नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो जिस अवस्था में लिटमस पत्र था अर्थात लाल अवस्था में, तो लाल हो जाएगा। और आश्वित जल उदासीन होता है, अतः किसी भी लिटमस पत्र से कोई क्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि कौन से विलयन में कौन सा अम्ल है कि क्षार है, इसका हम पता कर सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रमुख सूचक के बारे में भी जान लेते हैं। लिटमस पत्र के अलावा प्रमुख सूचक के रूप में
मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन होता है। तो मिथाइल ऑरेंज भी एक पीएच संकेतक है जो क्षारीय माध्यम में पीला और उदासीन माध्यम में नारंगी और अम्लीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। और फेनोल्फथलीन एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4C20H14O4 है। और फेनोल्फथलीन का उपयोग अम्ल क्षार मापन में सांकेतिक रूप में किया जाता है, जो क्षारीय माध्यम में गुलाबी, उदासीन माध्यम में रंगहीन और अम्लीय माध्यम में भी रंगहीन होता है। अर्थात सिर्फ फेनोल्फथलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है, बाकी उदासीन माध्यम और अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अब अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया की जाती है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अर्थात अम्ल की धातु से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इनको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। HCl अम्ल है, धातु के रूप में Fe अर्थात लोहा। इनकी जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इन समीकरण को हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास FeCl और H तीन प्रकार के तत्व हैं। तो Fe की संयोजकता होती है 2, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश होता है। तो Fe पर +2 आवेश होता है और H की संयोजकता होती है +1 और Cl की संयोजकता होती है -1। अब FeCl का कॉम्बिनेशन समझते हैं कि कैसे हुआ। अब Fe पर प्लस आवेश 2 है और Cl पर माइनस आवेश 1 है। अब ये दोनों आपस में जब मिलेगा तो इनके आवेश फर्स्ट वाले पे आ जाएगा और इनका आवेश इस पर चला जाएगा। इस तरह से आदान प्रदान कर अदला बदली करता आवेशों का। तो इस प्रकार से निर्माण हुआ FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हुआ। अब इनको हम संतुलित कैसे करते हैं? तो हमारे पास Cl कितना हो गया? 2 और यहाँ पर Cl कितना है? 1 था। तो यहाँ पर हमने 2 दिया ताकि Cl की भी परमाणु संख्या 2 हो गई और H हमारे पास दाईं तरफ कितना है? 2। तो 2 देने से H भी 2 हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अब दूसरा समीकरण इसी रूप में देखते हैं। धातु से अम्ल की अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। जैसे HCl अम्ल है, सोडियम धातु है। इनकी अभिक्रिया जब कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। इनका भी उसी प्रकार कॉम्बिनेशन है। H की संयोजकता कितनी होती है? +1 और Cl की संयोजकता कितना होता है? -1 और सोडियम की संयोजकता भी +1 होती है। तो हमारे पास क्या उपलब्ध हुआ? NaCl, क्योंकि NaCl एक प्लस एक माइनस जोड़ करके क्या बना? NaCl। इस पर भी +1 आवेश और Cl पर भी -1 आवेश। ये दोनों अदला बदली करेगा आवेशों का। तो पुनः क्या निर्माण हो गया? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। तो इतना स्पष्ट है कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।